नमस्कार। नमस्कार श्रीमान आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत 2.0 ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर दिनेश कुमार चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। डॉक्टर सज्जन पोसवाल राजस्थान के झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। आज आप राजस्थान में किसान आंदोलन पर अपना व्याख्यान देंगी। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल का स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और व्याख्यान के लिए आदर सहित आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर सज्जन पोसवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान का इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ते समय जो राजस्थान की फितरत है उसमें एक उसका बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो वैसे देश में अंग्रेजों के शासन की स्थापना के बाद कई हिस्सों में किसान आंदोलन हुए, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान का किसान आंदोलन अपने आप में कई अनोखी विशेषताएं लिए हुए हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान जो राजाओं की भूमि रहा, जहां बहुत सारे राज्य थे जिन्हें देशी रियासतें कहा जाता था, और एक जो ब्रिटिश भारत था जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, वहां से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हमारा प्रदेश जो कई राज्यों में बंटा हुआ था वह शासित होता था। इसकी एक विचित्र बात यह थी कि यहाँ तिहरे शोषण के अधीन यहाँ की प्रजा जी रही थी, जिसमें सबसे पहली जो ताकत थी जिसे हम साम्राज्यवादी ताकत कहते हैं, अंग्रेजों की ताकत थी। दूसरे देशी राजा थे और तीसरी जो शक्ति थी वह थी उन देशी राजाओं के अधीन जागीरदार और सामंत। तो इस तिहरी शासन पद्धति के अधीन तीन सतहों पर हमारे किसान, हमारी प्रजा, हमारी जनता किसी न किसी रूप में शोषित होती थी। जो पद्धति थी राजस्व की, खास तौर से भू राजस्व की पद्धति, हम जानते हैं कि उसका जो आधार था वो अधिकतम कर वसूल करना था, क्योंकि यही वह कर था जो हमारे राजाओं को किसी न किसी रूप में अंग्रेजों को भी पहुंचाना होता था। सामंत भी अपना हिस्सा लेते थे, राजा भी, और फिर अंग्रेज। तो इतनी लगातार करों की वृद्धि ब्रिटिश शासन की एक विशेषता रही, जिसका दुष्प्रभाव राजस्थान के किसानों पर भी पड़ा और उन्हें भोगना पड़ा। एक और विचित्र बात यह थी कि इन लगानों के अलावा जो विभिन्न लागतें सिर्फ जमीन पर नहीं, सिर्फ खेती पर नहीं, ये मैं इसलिए शुरू में समझा रही हूं कि हम राजस्थान के जितने भी इलाकों में किसान आंदोलन की बात करेंगे, सब में हमें किसी न किसी रूप में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो लागतें हैं, जिन्हें लागबाग कहा गया है, कई तरीके की ली जाती थी और राजस्थान के क्षेत्रों में कम या ज्यादा सभी राज्यों में यह वसूल की जाती थी। और उससे भी भयंकर जो शोषण का तंत्र था, हथियार था, जिसको वैधता प्राप्त थी इन राज्यों में, वो था बेगार। बेगार यानी कि किसानों को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते थे जिनके बदले में उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। तो ये बेगार राजा की करनी होती थी, जागीरदार की करनी होती थी, और वहां से आगे चलकर जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनकी भी उन्हें करनी पड़ती थी। तो राजस्थान के किसानों की कई सारी समस्याएं थी, इन समस्याओं के साथ वे जी रहे थे, लेकिन इन समस्याओं से निजात पाने का हौसला और साहस
भी राजस्थान के किसानों ने किया। और ये सबसे पहले शुरुआत हुई मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने से। अगर हम बिजोलिया की बात करें तो राजशाही शासन में, राजाओं के शासन में इन ठिकानेदारों की कई कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज होती थी। तो जो प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, वे जागीरदार ज्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। बिजोलिया भी उन्हीं में से था। और कहते हैं कि राणा सांगा के ने जब लड़ाई लड़ी थी बाबर से खानवा के युद्ध में, तो उसमें मदद के बाद एक इनाम के तौर पर बिजोलिया का ठिकाना मिला था बिजोलिया के राव को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 84 तरह की लागतें, लाग और बाग वहां वसूल की जाती थी और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। सबसे अजीब बात ये थी। और बड़े अलग तरीके से इन लागतों का आविष्कार होता था। जैसे कहा जाता है कि एक बार राव साहब जा रहे थे और रास्ते में किसान गुड़ निकाल रहा था। गन्ने की खेती बहुत राजस्थान में होती थी, तो गुड़ निकाल रहा था, तो उसने गुड़ की भेली राव साहब को गिफ्ट कर दी। तो भाई अगले साल से ये हो गया कि भाई वो जो भेल है, भेली है, तो भेल कर शुरू हो गया। चंवरी कर था, यानी कि किसान फेरे कर रहा है, लड़की की शादी है, तो उसको शादी करने के लिए भी राव साहब को टैक्स देना पड़ेगा। राव साहब की तलवार बंधई पे, यानी कि वो अगर वहां सत्ता हस्तांतरण होती है, एक राव के मरने के बाद उसका बेटा अगर गद्दी पर बैठता है, तो वहां से भी कर देना पड़ेगा। ऐसी कई तरह की लाग बाग की परंपरा बिजोलिया में थी और इसको लेकर वहां किसान बहुत परेशान थे। तो इस परेशानी को लेकर 19वीं शताब्दी के आखिर में बिजोलिया में किसानों का आंदोलन, किसानों का प्रतिरोध शुरू होता है। तो ये जो बिजोलिया है, इसमें सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ विधिवत तरीके से और लंबे समय तक ये चला। ये मान लें आपके 1897 में किसान विरोध पे उतरते हैं और 1941 तक ये आंदोलन चलता है। तो ये इतना लंबा टाइम है और इस लंबे टाइम में किसान लगातार संघर्ष करता रहा। इसलिए हम किसानों की संघर्षशीलता को सलाम करते हुए, उसकी क्षमता को सलाम करते हुए हम आज राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे प्रमुख है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उल्लेखनीय है। हम इस आंदोलन पर, हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम इस पर और आंदोलनों की तुलना में ज्यादा समय देंगे, ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा राजस्थान में सभी तरह की जागृति पैदा करने में और किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने में अपनी एक ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका निभाई है। तो जो पहला चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो शुरू होता है 1896 से 1916, 15 भी हम कह सकते हैं, 15-16 तक। और ये जो चरण है 1897 में 96 से लोग मोबिलाइज होना शुरू होते हैं अपने स्थिति के बारे में, किसान बिजोलिया के। और ये स्थिति हो जाती है कि धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वे खास तौर से जो चंवरी कर है, जो शादी के टाइम पे लिया जाता है, उसको देने में असमर्थ है। पटेल एक व्यवस्था रही है राजस्थान के गांवों में, जो मुखिया होता था परंपरागत तौर से और वंशानुगत तौर से, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई और पटेल ने जाकर उदयपुर में कई दिन वे पड़े रहे। तब उनका नंबर आया मुलाकात की, शिकायत की, लागों बागों की। उसके बाद महाराणा ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। चंवरी कर चुकाने में किसान असमर्थ थे। चंवरी कर नहीं देने के लिए 13-14 रुपया एक शादी पर उनको टैक्स देना पड़ता था राव को। तो उनके लिए ये बहुत भारी रकम थी, इसलिए उन्होंने इसकी अर्जी लगाई कि भाई ये कर कम कर दिया जाए, हम ये नहीं चुका सकते विवाह के खर्चे के साथ। तो राव साहब ने कहा कि नहीं, ये तो चुकाना पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए 2 साल में 200 लड़कियां जिनकी शादी की जानी थी वो कुंवारी थी। तो जब कर माफ नहीं हुआ तो वो 200 लड़कियों को लेकर बिजोलिया ठिकाने के दरबार में गए और उनसे अनुरोध किया कि साहब ये कर आप माफ करिए, देखिए हमारी कैसी स्थिति है, ये लड़कियां कुंवारी हैं,
तो उनको लगा कि दया करेंगे राव साहब ने कहा कि इन लड़कियों को बेच दो पर हमारा टैक्स चुका दो। तो किसान का जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, समस्या है, वो बढ़ती गई, वो संघर्ष करने लगा और उसने विरोध जारी रखा, बाकी की लागों का भी विरोध किया। और ये सारे विरोध किसान करते थे, उनको कैद कर लिया जाता, उन पर डंडे बरसाए जाते, जो शिकायत करेगा उसको ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती। और ये लगातार एक प्रक्रिया चलती रही और इस विरोध का लेकिन कोई सफलता किसानों को नहीं मिली स्थानीय स्तर पर। इस सारे जो पहला चरण है इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। किसान संघर्ष कर रहे थे, असफल हो रहे थे, लड़ रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन बढ़ रहे थे। ऐसे ही दौर में एक दूसरा चरण आता है बिजोलिया के इतिहास में। एक महत्वपूर्ण तारीख आती है और वो तारीख है जब साधु सीताराम दास चित्तौड़ जाते हैं और चित्तौड़ में वे एक विद्या प्रचारिणी सभा के सम्मेलन में, अधिवेशन में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से। और विजय सिंह पथिक से जब उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उनसे बात करके उन्हें लगता है कि ये हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं, तो वो उन्हें पेशकश करते हैं कि आप बिजोलिया आइए, और विजय सिंह पथिक इसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि विजय सिंह पथिक कौन थे। दरअसल विजय सिंह पथिक का असली जो नाम था वो भूप सिंह था और वे यूपी में बुलंदशहर के रहने वाले थे और वे बेसिकली क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, रास बिहारी बोस से जुड़े हुए थे। और इसी क्रांतिकारिता के संदर्भ में रास बिहारी बोस ने उन्हें अजमेर भेजा था और अजमेर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंतिम रूप से अंजाम देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए 1915 में क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई थी और पूरे देश में एक साथ क्रांति होनी थी। लेकिन अंग्रेजों की सतर्कता के कारण और भारतीय की मुखबरी के कारण वह नहीं हो सका। फरवरी 1915 की क्रांति नहीं हो सकी, क्रांतिकारी पकड़े गए और धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन जब कमजोर हो गया तो बहुत सारे क्रांतिकारी, भारत के जो क्रांतिकारी थे, वे क्रांतिकारी गतिविधियों से हटकर उसे असफल समझकर उन्होंने एक नागरिक आंदोलन की तरफ रुख किया। उसी सिलसिले में भूप सिंह ने भी टाटगढ़ जेल से छूटकर वो फरार हुए, भागे वहां से, अपनी वेशभूषा बदली, अपना हुलिया बदला और अपना नाम भी बदला और विजय सिंह पथिक राजस्थान के कई इलाकों में घूमते हुए चित्तौड़ पहुंचे और वहां उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा में मुलाकात की, सीताराम दास का आमंत्रण स्वीकार किया और 1916 में वे जाकर बिजोलिया पहुंचे और बिजोलिया की कमान उन्होंने हाथ में ली। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने बिजोलिया पहुंचने के बाद जो विद्या प्रचारिणी सभा, क्योंकि अब हमको इसको समझने के लिए विजय सिंह पथिक की कार्यशैली और विचारधारा को समझना पड़ेगा। विजय सिंह पथिक ने बहुत ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद वे शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने बिजोलिया जाकर सबसे पहले विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से बिजोलिया की जनता को जागरूक करने के लिए 3 संस्थाएं शुरू की, पाठशाला, पुस्तकालय और अखाड़ा। यानी कि पढ़ें, बच्चे पढ़े लिखे पाठशाला में, प्रौढ़ भी पढ़े, पुस्तकालय लगातार चले, क्योंकि किताब के बिना, शिक्षा के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता और शारीरिक क्षमता भी लोगों में हो तो अखाड़ा भी उन्होंने शुरू किया। में संगठन को जन्म देने के लिए किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया और किसान पंचायत जो बोर्ड था ये वैसा नहीं था जैसे पटेल होता था, इसका बकायदा चुनाव होने की व्यवस्था की गई, सहमति से बनाने की कोशिश की गई और ये जो किसान बोर्ड था इसको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया गया कि किसान किस तरह से काम करेंगे और धीरे धीरे 1919 तक आते आते बिजोलिया के विभिन्न गांवों में बहुत अच्छे तरीके से किसानों का संगठन तैयार होने लगा। विजय सिंह पथिक अपने साथियों को साथ लेकर, जिसमें साधु सीताराम दास थे,
खुद माणिक्यलाल वर्मा थे और शोभालाल गुप्त जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलनकारी हुए, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हुए, वे इनके शिष्य थे, इसी स्कूल से निकले हुए थे। उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जो राव की कचहरी है, जो पुलिस है, उसका बहिष्कार करें और अपनी जो पंचायत है किसानों की उसके माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को, अपने विवादों को सलटाएं, ताकि उनको राव के पास कम से कम जाना पड़े। और उन इलाकों में जो अभिवादन होता था वो वंदे मातरम के नाम से होता था। और साथियों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, खुशी होगी, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे कि वंदे मातरम बिजोलिया में सिर्फ अभिवादन नहीं था। कहा जाता है कि एक बार बिजोलिया के किसान रात में कहीं जा रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए, तो उनको उन्होंने कहा कि वंदे मातरम। तो जो लूटने वाले थे, जैसे ही वंदे मातरम कहा, वे समझ गए कि ये दरअसल देशभक्त हैं और ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि विजय सिंह पथिक ऊंट पर चलकर रात में, दिन में, जब जैसे उनको मौका मिलता, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनको कोई पहचान ना ले, तो वे गुप्त रूप से काम करके उन्होंने एक संगठन खड़ा किया, स्थानीय लोगों को उन्होंने साथ में जोड़ा और फिर लोगों से ये अनुरोध किया कि वे बेगार ना करें, वो बढ़े हुए कर ना दें। जो उनकी समस्या थी, उसी समस्या का उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और फिर उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया। और बेगार की देने के लिए जब राम निवास एक गांव था, वहां के पटेल थे, नारायण पटेल, उन्होंने बेगार करने से जब अधिकारियों को मना कर दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लगभग 2000 किसान उन्होंने इकट्ठे होकर बिजोलिया के मुख्यालय पर धरना दिया, घेर लिया और राज्य से मांग की, राव से मांग की कि नारायण पटेल को रिहा किया जाए। और इस किसान की ताकत को देखते हुए नारायण पटेल को रिहा कर दिया गया, जो बहुत बड़ी जीत थी किसान संगठन के दृष्टि से, किसानों के उत्साह के लिए, किसानों के मनोबल के लिए, किसानों को आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद जो दूसरा काम किया विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए, वो था अखबारों की भूमिका को उन्होंने तलाशा और आगे बढ़ाया। अखबार क्योंकि उस जमाने में कहीं निकलते नहीं थे राजपूताना के राज्यों में, तो ब्रिटिश भारत के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रवादी एक अखबार निकालते थे, प्रताप, उस के लिए उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क साधा और बिजोलिया के किसानों की तरफ से एक राखी उनको भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी को कि आप हमारा साथ दीजिए, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका समर्थन करिए। तो कहते हैं क्या ये एक अभिलेखार के स्रोतों से प्रमाणित बात है कि इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक पूरा कॉलम बिजोलिया आंदोलन के लिए निर्धारित कर दिया था और विजय सिंह पथिक को आश्वस्त किया था कि वे लगातार बिजोलिया के किसानों के संघर्ष को अपने प्रताप अखबार में स्थान देंगे। इसके बाद खुद राजस्थान केसरी जो वर्धा से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, उसमें भी पथिक ने बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को छापा। उसके बाद फिर खुद अजमेर से जो अखबार निकलता था और निकलने लगा, जिसका नाम था नवीन राजस्थान, बाद में जिसे तरुण राजस्थान के नाम से निकाला, तो अखबारों को किसान आंदोलन का एक मजबूत अस्त्र बनाकर विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्या को केवल बिजोलिया के बजाय पूरे राजस्थान के राज्यों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उन्होंने कांग्रेस से वे लगातार जुड़े रहे, गांधी से जुड़े रहे, वे जाकर गांधी से वर्धा में मिले उनके साथियों के साथ। उन्होंने 1919 की अमृतसर कांग्रेस में भागीदारी की थी और उन्होंने ये आग्रह किया था कि कांग्रेस बिजोलिया के किसानों की जो समस्या है उस पर प्रस्ताव पास करे। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि तिलक ने ये प्रस्ताव रखा भी था। तिलक बहुत प्रशंसक थे और बहुत इस बात की उन्होंने शाबाशी दी जिस तरह से विजय सिंह पथिक काम कर रहे थे। लेकिन उस दौर में कांग्रेस देशी राज्यों की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उस समय कांग्रेस
में यह मामला आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन गांधी का निरंतर उनसे संपर्क रहा और जब उन्होंने गांधी को अपनी समस्या बताई तो गांधी ने कहा कि तुम इसको शुरू करो और जरूरत पड़े तो हम मदद करेंगे। बाद में गांधी ने महादेव देसाई को भेजा बिजोलिया की समस्याओं के लिए, उन्होंने खुद आकर देखा और गांधी को रिपोर्ट दी। इसके बाद गांधी खुद मानते थे कि विजय सिंह पथिक ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देश की एक बड़ी सेवा की है। विजय सिंह पथिक ने नेक्स्ट जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया वो था राजस्थान सेवा संघ। इसके उनके जो साथी थे इसमें, उनका जो राजस्थान सेवा संघ संगठन था वो एक ऐसा देशभक्तों का संगठन था जिसमें बहुत सारी शर्तें थी त्याग की, और त्याग करके बहुत सीमित साधनों में अपना जीवन यापन करके उनको सेवाएं देनी होती थी, जिसमें नैनूराम शर्मा थे, राम नारायण चौधरी थे, शोभालाल गुप्त थे, हरिभाई किंकर थे। तो इन सब लोगों ने ये प्रण किया कि वे किसानों की समाज एक संगठन के माध्यम से पूरा एक कुनबा राजस्थान सेवा संघ का बिजौलिया के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए खड़ा हो गया और वे जाकर इनकी समस्याओं को सुनते थे और उनकी बातों को आगे बढ़ाते थे। इसके अलावा जो विजय सिंह पथिक की एक बहुत मंजी हुई तकनीक थी आंदोलन चलाने की जो उन्होंने बिजोलिया में प्रयोग में ली, वो थी सत्याग्रह। किसान खड़े हो जाते थे, अड़ जाते थे, इकट्ठे होते थे, सभा देते थे, धरना देते थे और वे गांधीवादी पद्धति पर, जिस तरीके से गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था और भारत में गांधी जिस तरह से आंदोलन चला रहे थे, उस शैली को विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में लागू किया और सफलतापूर्वक लागू किया। जगह जगह सभाएं होती थी, उन सभाओं में भाषण होते थे। वे लोगों से कहते थे कि भाई जो भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जो नाजायज तरीके से आपसे काम लिया जाता है फ्री में, या नाजायज तरीके से बहुत सारे जो टैक्स आपसे लिए जाते हैं उन सबको आप नहीं दे। स्वावलंबन एक बहुत बड़ी खूबी थी कि इन्होंने ये पूरा आंदोलन अपने संसाधनों से चलाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यही वजह है कि जो बिजोलिया आंदोलन है वह पूंजीपतियों के प्रभाव से बचा रहा। और यही नहीं, गांधी की जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार प्रमुख है, स्वदेशी कपड़े को अपनाना है, शराबबंदी है और एक नायाब अस्त्र पथिक के कहने पर यहाँ के लोगों ने काम में लिया और वो अस्त्र था लोकगीत। प्रेमचंद भील एक प्रमुख बिजोलिया आंदोलन के आंदोलनकारी हुए हैं और एक और हुए हैं स्वर्णकार। तो जो स्वर्णकार थे, भंवरलाल स्वर्णकार, वो तो अंधे थे और प्रेमचंद भील ये दो इतने बड़े लोक गायक थे। खुद पथिक गीत लिखते थे किसानों की समस्याओं पर, किसानों की जागृति पर, राव के अत्याचार पर, जागीरदार के अत्याचार पर, ब्रिटिश सरकार की तानाशाही पर, साम्राज्यवाद पर। और फिर बाद में ये प्रेमचंद भील और भंवरलाल स्वर्णकार गीत लिखकर गाते थे। और इस गीत की ताकत आप ये देखो कि मेवाड़ सरकार ने एक आदेश निकाला था कि जो लोकगीत गाएगा इस तरह से उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और भंवरलाल स्वर्णकार बूंदी में अरेस्ट भी हुए थे, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व प्रदान कर अपनी क्षमता से, अपनी सूझबूझ से, क्रांतिकारियों वाले साहस से, तिलक वाली कूटनीति से और गांधी वाले सत्याग्रह से एक राजस्थान जैसी एक पिछड़ी सोई हुई सामंतवादी राजशाही रियासत में ऐसी सियासत की कि उन्होंने किसानों को, जो उनका आंदोलन लगातार असफल हो रहा था नेतृत्व की कौशल के अभाव में, उसे सफलता तक पहुंचाया। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई, मेवाड़ सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई और अंततः मेवाड़ सरकार को मजबूरन ब्रिटिश सरकार के जो एजेंट टू द गवर्नर जनरल थे हॉलैंड, वे खुद आए और जो बिजोलिया का ठिकाना था उसके राव और जो मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, वे सब आए खुद चलकर। बड़ी बात यह है साथियों कि वे खुद चलकर पहुंचे बिजोलिया और बिजोलिया में बैठकर 5 फरवरी को बातचीत शुरू हुई। और दूसरा जो पक्ष था, ये सब एक
तरफ एक पक्ष था और दूसरा जो पक्ष था वो था किसान पंचायत। आपको इस बात की महत्ता को समझना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसान पंचायत, एक किसानों का बना हुआ संगठन, उसे साम्राज्यवादी ताकत ने मान्यता दी, मेवाड़ सरकार ने मान्यता दी और इसके साथ ही राजस्थान सेवा संघ की ओर से राम नारायण चौधरी इस समझौता वार्ता में शामिल हुए। और इस समझौता वार्ता के बाद कहते हैं कि टेबल पर आमने सामने किसानों को बिठाया गया। जिन किसानों को पैर की जूती समझा जाता था, जो केवल शोषण के यंत्र थे, उन किसानों ने बराबर की टेबल पर बैठकर 1922 में ही ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे से, मेवाड़ सरकार के नुमाइंदे से और बिजोलिया के राव से बातचीत की और अपनी समस्याएं रखी। और कहते हैं कि वो जो मौसम था, वो जो परिस्थितियां वहां थी, वो देखने लायक थी। इतना जोश, इतना उत्साह किसानों में था, उनकी बात को सुना गया। और एजीजी हॉलैंड के लिए कहते हैं कि जब किसान बोलते तो कहते हाँ राइट है। जब राव उसका विरोध करते थे तो कहते थे कि नहीं, ये तो शोषण का मामला है, ये नहीं चलेगा। और ऐसे करते करते जो 84 लाख बाग लागतें थी, उनमें से 35 को समाप्त करने की इस समझौते के बाद घोषणा की गई थी। बेगार पर रोक लगाने पर राजी हुए गए और ये भी कहा कि ये अब तक लगान को लेकर जितना भी विवाद है उसे खत्म करने के लिए एक नया बंदोबस्त किया जाएगा, यानी कि दोबारा से सारी भूमि की पैमाइश करके और किसानों के हित में लगान तय किया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये जो किसान पंचायत बोर्ड, जो एक अनोखी पहल थी पथिक की, इसको भी ब्रिटिश सरकार ने, राव ने और मेवाड़ सरकार ने मान्यता दी। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। हालांकि आगे चलकर हम देखेंगे कि इससे किस तरह से आगे फिर भी समस्याएं किसानों की बनी रही। तो ये जो दूसरा चरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में हम देखेंगे कि किस तरह से बेंगू का आंदोलन करते वक्त पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान के किसान आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसा झटका जो संपूर्ण राजस्थान में किसान आंदोलन को संगठित करने के सपने को तोड़ने में कामयाब रहा। दूसरा जब फेज शुरू होता है, जब गिरफ्तार हो जाते हैं पथिक, उसके बाद मेवाड़ में आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। 1927 में फिर हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्य लाल इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं 1941 तक हल नहीं होती। इसके बावजूद बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान ही नहीं, इस देश की एक अनोखी किसान आंदोलन की मिसाल है। बेंगू किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह भी, अब हम जो जितने राजस्थान के दूसरे इलाकों में जो किसान आंदोलन देखेंगे, हम अब इनमें जो बेसिक चीजें हैं वो हम ध्यान रखें। जैसे लाग बाग की समस्या वही है, लगान बढ़ाने की समस्या वही है, बेगार कम या ज्यादा पूरे राजस्थान के विभिन्न राज्यों में वही समस्या है। लेकिन बेंगू एक ऐसा है जो ठिकाना, वह भी मेवाड़ का ही ठिकाना है और बिजोलिया से लगता हुआ ठिकाना है। तो वहां की भी जो समस्या थी वो बेगार की थी और लगान की थी। इसको लेकर बिजोलिया के प्रभाव से बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन करना और इनसे मुक्ति पाने की का विचार किया। और मेनाल में एक बड़ी किसान सभा हुई और इस किसान सभा में किसानों ने ये निर्णय लिया कि वे अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करने के का नेतृत्व करने के लिए राजस्थान सेवा संघ को आमंत्रण देंगे। तो उन्होंने 1921 में अजमेर जाकर किसानों के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सेवा संघ से ये प्रार्थना की कि आप चलो, हमारी वही समस्याएं हैं जो बिजोलिया की हैं और हमें उन्हें निजात दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करो। राम नारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व के लिए वहां आए बेंगू, और उनका जो मूल विरोध था वो विरोध था कूंता का विरोध। कूंता मतलब अपन अभी भी प्रचलित है ये शब्द हमारे यहाँ, कूंता कर लेना मतलब अनुमान से फसल देखकर उस पर लगान लगा दिया जाता था। तो इसका विरोध प्रमुख था। तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि आप फिर से नया बंदोबस्त करिए, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जागीरदार।
तो फसलें जला दी गई। ये और रोक लगा दी कि कोई घास नहीं लेगा, लकड़ी नहीं लेगा। घास नहीं लेगा तो पशु कैसे जिंदा रहेंगे, लकड़ी नहीं लेगा तो पका के खाएंगे कैसे। और ऐसा करने वालों पर राव ने बड़े पैमाने पर जुर्माने लगाए, किसानों को पकड़ा, पीटा, कैद की। और इन सबके बावजूद बेंगू के राव ये समझ रहे थे कि समस्या का समाधान उनको करना ही पड़ेगा। पथिक की मध्यस्थता से 1923 में एक समझौता भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य था किसानों का कि मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने यह स्वीकार कर दिया। उन्होंने यह स्वीकार कर दिया कि कोई ऐसा आंदोलन जिसका नेतृत्व पथिक करे या ऐसा समझौता जिसका नेतृत्व पथिक करे वो स्वीकार नहीं होगा। और वहां कोर्ट ऑफ वार्ड यानी कि एक समिति बना दी, वो शासन करेगी। और अमृतलाल जो थे उनको, लाला अमृतलाल को वहां का मुंसरिम बना दिया, प्रमुख कार्यवाहक। और ट्रेंच को नियुक्त किया, ब्रिटिश राजस्व अधिकारी थे, कमिश्नर थे, उनको नियुक्त किया कि वो समझौता करवाएं। लेकिन समझौता वार्ता इसी बात पर टूट गई कि वे बाहरी पक्ष को नहीं आने देंगे, जबकि किसान इसमें राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व चाहते थे। किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो ट्रेंच ने एक तरफा फैसला सुना दिया। और इसके बाद क्योंकि वो किसानों के हित में होना ही नहीं था, पंचायत जितनी थी उनको अवैध घोषित करते हुए अब जबरदस्ती अमृतलाल ने जो लगान था उसको वसूल करना शुरू कर दिया। और इसके विरोध में जब गोविंदपुरा में एक बड़ी सभा हुई किसानों की, तो उस पर गोलीबारी की गई और वही दमन चक्र अपनाया गया 13 जुलाई 1923 को। और इस गोलीबारी में, इस गोलीकांड में कृपा धाकड़ और रूपाजी धाकड़ 2 लोगों की मौत हो गई। और इस आंदोलन को ताकत से दबाने की कोशिश की गई, वही तरीका अपनाया गया। अखबारों पर रोक लगा दी गई क्योंकि अखबार किसानों पर होने वाले अत्याचारों को खुलासा करते थे। बेंगू, डेंगू नहीं, ये बेंगू है। बेंगू में पथिक का को फिर आना पड़ा। उनको लगा कि इस दमन के आगे नेतृत्व कमजोर हो रहा है। और जब पथिक पर रोक लगी हुई थी, लेकिन वे जब बेंगू आए तो एक मुखबिर की सूचना पर 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला गया, उन्हें राजद्रोही घोषित किया गया। और इस प्रकार बेंगू में भी किसानों को रियायतें दी गई, लेकिन आंदोलन को दबा दिया गया। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन राजस्थान सेवा संघ और पथिक के प्रभाव से ही बूंदी में हुआ, जिसको बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। ये बिजोलिया से लगा हुआ इलाका था। यहाँ भी 25 तरह की लागतें थी, बहुत ऊंचा लगान था। और सबसे ज्यादा यहाँ के लोग जो दुखी थे वो थे प्रशासन के भ्रष्टाचार से। तो हमने देखा जहां बिजोलिया और बेंगू में जागीरदार के अत्याचारों से जनता परेशान थी, वहीं बरड़ में, बूंदी में जो राज्य का भ्रष्टाचारी शासन था उससे ज्यादा समस्याएं थी, लगान भी ऊंचा था ही। तो यहाँ भी बिजोलिया के प्रभाव से अप्रैल 1922 में आंदोलन की शुरुआत हुई। और आंदोलन का जो पैटर्न था वो आप ये समझ लें बिल्कुल बिजोलिया वाला था। वही जगह जगह पर सभाएं करना, स्वदेशी को अपनाना, शराबबंदी करना, पंचायतों का गठन करना। और राजस्थान सेवा संघ के जो प्रतिनिधि थे, एक मजबूत नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता हाड़ौती के, जिनका बड़ा नाम है पर इतना नाम जाना नहीं गया है अभी इतिहास में, नैनूराम शर्मा। उन्होंने इसका नेतृत्व किया था और उन्होंने वही काम किया। मुझे तो लगता है जो काम पथिक ने बिजोलिया में किया, बरड़ में और बूंदी में और हाड़ौती में, वही काम नैनूराम शर्मा ने किया। वे उनके साथी थे। और उन्होंने जब एक डाबी में, डाबी एक जगह है अभी ये पत्थर की खान के लिए जानी जाती है, आप जानते होंगे, 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा जब चल रही थी, इकराम हुसैन एक बदनाम अधिकारी था, उसने उस पर फायरिंग की उस सभा में। उस समय नानक भील एक राष्ट्रगीत गा रहे थे। मैंने आपसे निवेदन किया था, गीत एक बड़ी ताकत थी, रणनीति का हिस्सा थी किसानों के आंदोलन की। तो उस फायरिंग में नानक भील और देवा गुजर 2 लोग मारे गए। और इसके बाद आंदोलन और तेजी से फैला। जब ऐसा है कि जब वो इन आंदोलनकारियों को पकड़कर ले जाते थे, तो एक बार तो ऐसा हुआ गणेशपुरा मोतीपुरा गांव ने कि औरतें इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने जो किसानों को पकड़ कर ले जा रही थी पुलिस, उनको छुड़ा लिया। इसके बाद महिलाओं पर जो अत्याचार किए वो इतिहास की एक विडंबना है। बूंदी की सरकार ने, सिपाहियों ने, पुलिस ने, और इस पर राजस्थान सेवा संघ ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, रामनारायण चौधरी को भेजकर, सत्य भक्त को भेजकर।
और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि आंदोलन को किस तरह से दबाया गया। वही समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई, नवीन राजस्थान है, प्रताप है, तरुण राजस्थान है, और इसके बाद नैनूराम शर्मा को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और 1923 में उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया। 1924 में जब तक उनको छोड़ा गया, नेतृत्व विहीन होकर किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया था। मामूली रियायतें यहाँ के किसानों को भी दी गई, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी। बहुत सारी स्टेट्स में ये सभी जगहों पर हमें किसान आंदोलन इसके बाद देखने को मिलते हैं। बहुत संक्षेप में अब हम इनकी बात करना चाहेंगे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन हुए। अब यहाँ देखने की बात यह है कि हर इलाके में जाति हमारे देश की हकीकत है। हम हर चीज को समझने से पहले हमको जाति समझनी पड़ेगी। तो ये हमारे किसान आंदोलन है, इनमें भी ये एक बड़ा फैक्टर है कि जिस इलाके में जिस जाति के किसान थे, उस इलाके में उसी जाति के किसानों ने आंदोलन किया। जैसे हम जब बिजोलिया की बात करते हैं, बेंगू की बात करते हैं, तो वहां धाकड़ जाति बहुसंख्यक थी, तो धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया। और बूंदी में ये जो बरड़ का इलाका है, इसमें वैसे सामान आमतौर पर सभी और जातियां भी थी, लेकिन खास तौर से गुर्जर जाति का यह आंदोलन रहा। और बरड़ आंदोलन के बाद भी मैं आपको बता दूं, 1936 से लेकर 1945 में वहां के जो गुर्जर किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। और आंदोलन का कारण यही था कि लगान ज्यादा है, और एक मृत्यु भोज का भी बड़ा उन्होंने विरोध किया राजा का, कि मृत्यु भोज विरोध खत्म करके तो राजा हमारी संस्कृति और समाज को ही खत्म करना चाहता है। हालांकि यह गुर्जर किसान आंदोलन प्रभावी नेतृत्व के अभाव में विफल रहा था। अब हम जब जयपुर की तरफ आते हैं, जयपुर, शेखावाटी, सीकर, तो यहाँ का जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है उसमें जाट किसान हमारे सामने आते हैं। तो जो सामंत हैं वो राजपूत हैं और जो किसान है वो जाट हैं। तो जयपुर का जो किसान आंदोलन है उसमें हमें जाट राजपूत संघर्ष में वो तब्दील होता दिखाई देता है। चाहे सीकर का इलाका हो, शेखावाटी का इलाका हो, और यहाँ पर भी जो आंदोलन शुरू हुआ वही बात थी कि जो जरीब, आप जानते होंगे, जरीब से जमीन की लंबाई चौड़ाई नापी जाती थी, तो जरीब की एक फिक्स लंबाई होती थी, तो उसको कम कर दिया ताकि ज्यादा जरीब निकले और ज्यादा लगान हो। तो इसको घटाने पर जयपुर राज्य के जाट किसानों ने आंदोलन किया। और फिर वही जो सरकारों का पैटर्न होता था कि लकड़ी नहीं काम में लेने देंगे, चारा काम, घास काम में नहीं लेंगे, इन पर पाबंदी लगाने से किसानों का आंदोलन बढ़ता गया। और 1922 में लगान वृद्धि समय समय पर होती रहती थी, लेकिन 50% तक लगान वृद्धि कर दी गई। इसके बाद जो राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि थे रामनारायण चौधरी, जो बेसिकली रहने वाले भी सीकर के ही थे, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन किया और उनको भी निष्कासन की सजा भोगनी पड़ी। और जब ये निष्कासित कर देते थे नेतृत्व करने वाले को, तो वो आंदोलन अपने आप कमजोर हो जाता था। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ है देशराज ठाकुर। ये जाति से जाट थे, इनका जाटों में चेतना पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी। ये भरतपुर के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी सभाएं जयपुर राज्य में आकर की, सीकर और शेखावाटी इलाकों में, और इन सभाओं की वजह से किसानों में बहुत ज्यादा चेतना आई। 1932 सामान्य रियायतें भी दी गई, लेकिन यह आंदोलन छुटपुट तरीके से लंबे समय तक चलता रहा और 1938 तक आंदोलन यह चला और उसके बाद धीरे धीरे कमजोर हो गया। अलवर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, राज्य रहा है, और यहाँ के जो कृषक आंदोलन है उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ खालसा क्षेत्र में हुआ है। खालसा क्षेत्र मतलब जो राज्य के अधीन है, जहाँ कोई जागीरदार या सामंत नहीं है। तो खालसा क्षेत्र में अलवर में आंदोलन हुआ और यहाँ के जो कृषक हैं वो राजपूत है। मैंने आपसे निवेदन किया था, जाति के किसानों की वजह से एक महत्वपूर्ण फैक्टर वह भी रहा। और यहाँ भी अलवर में भी लगातार लगान वृद्धि की जाती रही, जो 1924 में 40% तक हो गई थी। और क्षत्रिय महासभा, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन था राजपूतों का, उसका समर्थन इन राजपूत कृषकों को अलवर में मिला
और वे इन लगान में कमी करने की और अन्य जो बेगार एक सर्वकालिक और सार्वदेशिक समस्या थी हमारे देश की, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। और इस अपनी मांगों को लेकर निमूचना एक गांव है बाणसूर तहसील में, अलवर अभी जिला है, उस जमाने में राज्य हुआ करता था, वहां 24 मई 1925 को इन राजपूत कृषकों की सभा हुई और उस सभा में मशीन गन से गोलियां चलाई गई राज्य सरकार द्वारा और निमूचना में आग लगाकर पूरे निमूचना को भस्म कर दिया गया। इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि एक छोटा सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड किस घटना को कहते हैं? तो विद्यार्थियों, साथियों, जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है निमूचना के हत्याकांड को। और यही नहीं, फिर उन किसानों को पकड़कर लाया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए और अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई ताकि ये जो खबर है ये कहीं और ना पहुंचे। इसके बाद जो अगला क्षेत्र था वो मारवाड़ था। मारवाड़ में भी बहुत सारे किसान इन्हीं सब चीजों से परेशान थे। बिगोड़ी वहां एक कर था जो नकद लगान के रूप में लिया जाता था और मारवाड़ हितकारिणी सभा वहां थी जो हमारे जय नारायण व्यास ने स्थापित की थी और मारवाड़ यूथ लीग भी वहां थी। और ये जो मारवाड़ यूथ लीग थी, इस पर जैसा कि दूसरे राज्यों में हमने देखा, वहां इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन किसान लगातार अपने हकों के लिए की मांग करते रहे और इस संघर्ष के कारण किसानों ने आखिर में ये कह दिया कि भाई हम तो आप नहीं मानते हो तो हम पट्टे आपको समर्पित कर देते हैं, ये पट्टे, ये जमीन ही आप रखो, क्योंकि हम इतना सारा लगान नहीं दे सकते। तो आखिर ये लंबे संघर्ष के बाद 1936 में सरकार ने 119 जो लागतें थी उनको खत्म किया था, लेकिन जागीरदारों वसूलना बंद नहीं किया। मतलब कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिस में उन्हें वसूल किया जाता रहा। इसलिए किसान लगातार संघर्ष करते रहे और इस संघर्ष का जब सरकार को कोई पार नहीं पाया, इधर दूसरी जागृति भी बढ़ रही थी, तो लोक परिषद की भी 1938 में स्थापना हो चुकी थी, वह भी किसानों की मांग कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय उनके समानांतर किसान सभा की स्थापना की, जो एक तरह से सरकारी संस्था थी और किसानों के संघर्ष को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। और ये संघर्ष चलता रहा। फिर 1947 में जब सोचिए आप, हिंदुस्तान आजाद होने वाला था, मार्च 1947 में मोतीलाल चौधरी के यहाँ एक डीडवाना में एक गांव है डाबरा, वहां एक सभा रखी गई थी जहां लोक परिषद के भी लोग आए थे। सरकार को इतना गुस्सा आया कि मोतीलाल चौधरी, जहां ये सारे आंदोलनकारी इकट्ठा हुए थे, उसके घर में घुसकर उनकी मां के पैर काट दिए गए, उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई और इस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। बीकानेर में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। बीकानेर में आप जानते हैं गंगा सिंह के बहुत गुण गाए जाते हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि उनकी समस्त प्रगतिशील नीतियों के बावजूद, गंग नहर के निर्माण के बावजूद, उनका जो मूल स्वरूप था वो किसान विरोधी था और वहां पानी कर लिया जाता था। और ये जो पानी कर होता था इसको आबियाना कहते थे, भाई हमने नहर बनाई तो कर दो, और फिर कर में वही उसकी मात्रा इतनी ज्यादा कि किसान उसको चुका नहीं सकते। तो ये सब चलते 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 आखिर ऐसा हुआ कि 1948 आ गया, सारे राजाओं को अपने अधिकार छोड़ने पड़े, राजस्थान का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद जब जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर आई राजस्थान सरकार, तब किसानों को इन समस्याओं से निजात मिली। लेकिन ये किसान आंदोलन का मैंने एक छोटी छोटी मोटी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की, जो हमें दिखाती है कि हमारे किसान सदियों से वंचित रहकर भी संघर्ष की उनकी क्षमता लगातार बनी रही और उन्होंने किसी भी सत्ता के सामने अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए समझाइश नहीं की। हम उन सबको सलाम करते हैं। आप सबने ध्यान से सुना, जाना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।